वो बाघिन जो चंपावत में मारी गई, उसने 436 इंसानों की हत्या की थी। यह संख्या नेपाल और भारत दोनों सरकारों के दर्ज रिकॉर्ड से निकाली गई है और ये रिकॉर्ड पूरी तरह भरोसेमंद है। जब जिम कॉर्बेट ने उसका शिकार किया तब तक वो अकेली जानवर थी जिसने इतिहास में सबसे ज़्यादा इंसानों को मारा था। जब उन्होंने यह कहानी लिखी तब भी वह बाघिन इस रिकॉर्ड में सबसे ऊपर है। इस बाघिन का आतंक नेपाल से शुरू हुआ था। सालों तक वह नेपाल की पहाड़ियों और तराई इलाकों में घूमती रही और वहां के लोगों को अपना शिकार बनाती रही। आखिरकार नेपाल सरकार ने अपनी सेना के एक दस्ते को भेजा ताकि इस बाघिन को मारा जा सके या देश से बाहर खदेड़ा जा सके। कई हफ्तों के पीछा करने के बाद सेना उस बाघिन को शारदा नदी पार करवाकर भारत की सीमा में ढकेलने में सफल हुई और इस तरह वह कुमाऊं के पहाड़ी इलाके में आ गई जहां उसने अपना नरसंहार जारी रखा। जिन इलाकों में यह बाघिन घूम रही थी वहां की आबादी बहुत कम थी और गांव एक दूसरे से मीलों दूर बिखरे हुए थे। लोग जंगल में काम करते थे, लकड़ियां काटना, पशु चराना, खेतों में जाना उनकी रोजमर्रा की जरूरत थी। ऐसे में जब यह बाघिन कहीं भी अचानक हमला करती तो उसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था। कई बार शिकार की चीख तक सुनाई नहीं देती थी और जब लोग शाम को घर लौटते और कोई गायब होता तब जाकर पता चलता कि कोई बाघिन का शिकार बन चुका है। बाघिन की आदतें एकदम अलग थीं। वो रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में हमला करती थी। वो कभी किसी पहाड़ी के पास छिपकर बैठती तो कभी जंगल के किनारे के रास्तों पर घात लगाती। उसका निशाना ज्यादातर महिलाएं और बच्चे होते क्योंकि वो अकेले और असहाय होते थे। कई बार तो वो बच्चों को स्कूल जाते समय उठा ले जाती थी और अगले दिन उनकी अधखाई लाश किसी झाड़ी में पाई जाती थी। इस बाघिन के आतंक के चलते लोग जंगल जाना छोड़ चुके थे। खेत सूखने लगे, गांव उजड़ने लगे, लोग झुंड में चलने लगे और दिन में भी मंदिर यहाँ तक कि कुआं भी नहीं जाते थे। छोटे गांव के लोग अपने घर छोड़कर बड़े गांवों में शरण लेने लगे थे और धीरे धीरे पूरा चंपावत जिला एक डर का नाम बन गया था। बाघिन इतनी चालाक थी कि कई बार लोगों ने उसे देखा तक नहीं, बस एक चीख सुनाई देती और अगली बार कोई लाश मिलती। जब जिम कॉर्बेट ने पहली बार इस नरभक्षी के बारे में सुना तो वे नैनीताल में थे। जिला प्रशासन, गांव के प्रधान और आम लोग सबने उन्हें खत भेजे और उनसे विनती की कि वे आकर इस बाघिन का अंत करें। जब जिम कॉर्बेट ने पहली बार इस नरभक्षी के बारे में सुना तब वे नैनीताल में थे और जिला अधिकारी ने उन्हें बुलवाया। उन्होंने बताया कि यह बाघिन अब तक सैकड़ों लोगों को मार चुकी है और यदि इसे जल्द ना रोका गया तो पूरा इलाका उजड़ जाएगा। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए, एक 275 राइफल और कुछ जरूरी सामान, और फिर वे पैदल ही चंपावत के लिए रवाना हो गए। रास्ते में हर गांव सुनसान था। कुछ जगहों पर लोग डरे हुए दिखे और उन्होंने उन्हें देखकर हाथ जोड़े जैसे वे कोई मसीहा हो जो इस धरती पर नरभक्षी से बचाने के लिए आया है। जब वे चंपावत पहुंचे तो वहां एक अजीब सन्नाटा था। घर के दरवाजे बंद थे और बाहर कोई भी नहीं दिख रहा था। गांव के प्रधान ने उन्हें बताया कि एक दिन पहले ही एक और महिला को मार दिया गया था और उसकी लाश अभी भी जंगल में पड़ी है। उन्होंने तुरंत गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उसी जगह की ओर चले गए जहां हत्या हुई थी। रास्ते में झाड़ियों में खून के निशान थे और पेड़ों पर पंजों के ताजा निशान। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वह जगह मिली जहां महिला को मारा गया था और उसकी चप्पलें पड़ी थीं और थोड़ी दूर पर उसका आंचल। वहां से आगे खून की लकीरें जा रही थीं और वे उनका पीछा करते रहे। करीब 200 गज आगे एक गुफा जैसे स्थान पर उनको उस महिला का शव मिला। उसका चेहरा खरोचों से भरा हुआ था और शरीर का एक बड़ा हिस्सा गायब था। पास में मिट्टी पर गहरे पंजों के निशान थे
जैसे कोई भारी जानवर वहां से गुजरा हो, और वहां एक सड़ी गली सी गंध थी जैसे मौत की। जिम कॉर्बेट उस क्षेत्र का पूरा निरीक्षण किया और उनके मन में एक बात स्पष्ट हो गई, यह बाघिन सिर्फ शिकार नहीं कर रही थी, वह अब इंसानों का पीछा करने लगी थी। वह दिन में हमला करती थी और इतनी चालाक थी कि लोगों के आने जाने के रास्तों को पहले से जानती थी। जिम कॉर्बेट ने उसी समय निर्णय लिया कि इस नरबख्शी को इसी क्षेत्र में मारूंगा, लेकिन इसके लिए उन्हें सही समय और जगह की आवश्यकता थी, क्योंकि एक गलती उनकी मौत का कारण भी बन सकती थी। गांव वालों ने जिम कॉर्बेट को बताया कि बाघिन आमतौर पर नदी के किनारे दिखती थी और कई बार वह वहीं से लोगों को उठाकर ले गई थी। तब जिम कॉर्बेट ने तय किया कि अगली सुबह वे वहीं मचान बनवाएंगे। अगली सुबह उन्होंने 2 आदमियों के साथ जाकर एक ऊंचे पेड़ पर मचान बनवाया और एक नीचे बकरी को बांध दिया। फिर वे वहीं पूरी रात बैठने का निर्णय लिए। रात बहुत लंबी थी, हर पत्ता, हर आवाज उनके कानों को चीर रही थी। बकरी भी बार बार हिल रही थी जैसे कुछ पास आ रहा हो। रात के करीब 2 बजे उन्होंने झाड़ियों में हलचल सुनी और फिर 2 चमकती पीली आंखें। जिम कॉर्बेट की सांसें थम गईं। उन्होंने राइफल को धीरे से उठाया और निशाना साधा। जैसे ही वह बाघिन बकरी के पास पहुंची, जिम कॉर्बेट ने गोली चलाई। एक तेज दहाड़ और वह अंधेरे में गायब हो गई। जिम कॉर्बेट जानते थे कि गोली उसे लगी है, लेकिन वह मरी नहीं, वह अब घायल है और इससे वह और भी खतरनाक हो सकती है। गोली चलने के बाद जंगल में एक अजीब सन्नाटा सा छा गया था। ना बकरी की आवाज, ना किसी पक्षी की चहचहाहट। जैसे पूरा जंगल उस बाघिन की दहाड़ को सुनकर स्तब्ध हो गया। जिम कॉर्बेट ने मचान पर ही रात बिताई। सुबह की पहली किरण के साथ वे नीचे उतरे और बकरी को देखा। वह डर से कांप रही थी, लेकिन जिंदा थी। जिम कॉर्बेट चारों तरफ जमीन पर निशान तलाशने शुरू किए। वहीं झाड़ियों के पास उन्हें खून की कुछ बूंदें दिखी। ये वही जगह थी जहां से बाघिन ने छलांग लगाई थी। खून की लकीर धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रही थी। वे अपने साथ 4 गांव वालों को लेकर उस निशान का पीछा करने लगे। जंगल घना था, कांटों से भरा और पूरी तरह नीरव। करीब 1 मील चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी गुफा मिली जिसके पास खून की ताजा बूंदें थी। जिम कॉर्बेट का दिल तेजी से धड़कने लगा। बाघिन अंदर हो सकती थी। उन्होंने अपने साथियों को पीछे हटने को कहा और खुद राइफल लेकर गुफा के मुहाने तक पहुंच गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की गंध आ रही थी, सड़ी हुई मांस की, जिससे वहां कुछ मरा पड़ा हो। फिर जिम कॉर्बेट ने एक पत्थर उठाया और अंदर फेंका, और फिर अंदर से एक घुर्राहट की आवाज आई। बाघिन वहां थी, जिंदा थी और अब और भी ज्यादा खतरनाक थी। जिम कॉर्बेट जानते थे कि इस स्थिति में अंदर जाना आत्महत्या होगी। उन्होंने गांव वाले से कहा कि वे जाकर नजदीकी गांवों से मदद मांगे, जितने आदमी ला सको ले आओ। करीब 2 घंटा बाद वहां 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके थे। सभी के हाथों में लाठी, कुल्हाड़ियां, मसाले थी। उन्होंने सभी को बताया कि हम बाघिन को गुफा से बाहर निकालेंगे। गांव के कुछ बहादुर लड़कों ने झाड़ियों में आग लगाई और जैसे ही धुआं गुफा में गया, बाघिन की दहाड़ फिर से गूंजी और फिर वह गुफा से बाहर निकली पूरी ताकत से। उसके कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी मौत थी। जिम कॉर्बेट ने तुरंत राइफल उठाई और पहली गोली उसके सीने में मारी। वह जमीन पर गिरी, लेकिन फिर से उठ खड़ी हुई। उसने जिम कॉर्बेट पर झपट्टा मारा और तभी जिम कॉर्बेट ने दूसरी गोली उसके माथे पर मारी। एक तेज चीख और फिर सन्नाटा। वह बाघिन जिसने 436 लोगों की जान ली थी, अब जिम कॉर्बेट के सामने मृत पड़ी थी। 4 साल से जो दहशत पूरे कुमायूं में फैली थी, वो एक पल में खत्म हो गई। लोगों ने जिम कॉर्बेट को कंधे पर उठा लिया। महिलाएं रोती रही, उनके पैरों पर गिर गईं और कई लोगों ने उस बाघिन की लाश को फूलों से ढक दिया, जैसे कोई दानव मारा गया हो। लेकिन जिम कॉर्बेट के मन में उत्सव नहीं था, सिर्फ शांति थी। वे जानते थे कि ये बाघिन पैदा नहीं हुई थी नरबख्शी बनने के लिए।
इंसानों ने उसके जंगल छीने, उसके शिकार को मार डाला और जब वह घायल हुई तो इंसानों को ही अपना शिकार बना बैठी। उसके पिछले पैर की हड्डी टूटी हुई थी और दांत घिस चुके थे। वह ना तो दौड़ सकती थी, ना शिकार कर सकती थी। इंसान उसका अंतिम सहारा बन गए थे। चंपावत की बागिन अब नहीं थी, लेकिन वह हमेशा जिम कॉर्बेट के दिल में जिंदा रहेगी, क्योंकि वह सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वह एक जीवित कथा थी, इंसान और जंगल की लड़ाई की।